नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम इतिहास, और इतिहास में पढ़ेंगे हम विदेशी यात्रियों का विवरण। प्राचीन इतिहास की पिछली वीडियो के माध्यम से हमने पढ़ा प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत के बारे में, जिनमें हमने पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे हम विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में। ठीक, तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। विदेशी यात्रियों को हम काल के अनुसार 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है यूनानी, दूसरा चीनी यात्री, और तीसरा अरबी फारसी यात्री। इनके आने के क्रम के आधार पर सबसे पहले हमने इनको 3 भागों में बांटा, यूनानी यात्री, चीनी यात्री और अरबी या फारसी यात्री, जिन्हें हम मुस्लिम यात्री भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनानी यात्रियों के बारे में। तो यूनानी यात्रियों को भी हमने 3 भागों में बांटा, सिकंदर के आक्रमण से पूर्व के यात्री, सिकंदर के समकालीन यात्री, और सिकंदर के आक्रमण के बाद के यूनानी यात्री। ठीक है, लिख लेते हैं हम एक बार। सिकंदर के आक्रमण से पूर्व, तो जिनमें सबसे पहले है हेरोडोटस। ठीक है, और दूसरे हैं टेसियस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो ये कौन है? इतिहास के जनक। ठीक है, इनकी पुस्तक कौन सी है? तो पुस्तक है इनकी हिस्टोरिका। तो हेरोडोटस के बारे में क्या है? तो इन्हें इतिहास के पिता कहा जाता है, जिनकी पुस्तक हिस्टोरिका है। इन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय के भारत के बारे में वर्णन किया है। उस समय भारत का और फारस का, यानी कि ईरान का व्यापारिक संबंध था। ठीक है, उस ईरान के और भारत के व्यापारिक संबंध के बारे में इन्होंने अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। भारत और फारस संबंध। ठीक है, दूसरे हैं टेसियस। तो टेसियस कौन है? तो टेसियस है ईरानी सम्राट हैं, जेरेक्सस के एक डॉक्टर हैं। ठीक है, तो ईरानी सम्राट, ये है ईरानी सम्राट जेरेक्सस। ठीक है, उसके हैं ये राजवैद। ठीक है, ये हालांकि ये कभी भारत में नहीं आए, लेकिन जो भारत से जो व्यापारी जाते थे तो उनसे मिलकर, उनके वृत्तांत को सुनकर, उनकी कहानियों को सुनकर इन्होंने भारत के बारे में इमेजिन करके भारत के बारे में लिखा है, उन्हीं कहानियों के आधार पर। ठीक है, तो ये हो गए सिकंदर के आक्रमण से पूर्व के विदेशी यात्री। ठीक है, हेरोडोटस और टेसियस। अब पढ़ेंगे हम सिकंदर के आगमन के समय के, सिकंदर के आगमन के समय। तो ये है इसमें सबसे पहले नियार्कस आनेसीक्रिटस। ठीक है, और तीसरे हैं आरिस्टोबुलस। ठीक है,
तो सिकंदर के आक्रमण से पहले ये दोनों हैं हेरोडोटस और टेसियस, दोनों यूनान के हैं। सिकंदर के समय के कौन से हैं? नियारकस हैं, आनेसिक्रेटस हैं और अरिस्टोबुलस हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम सिकंदर के पश्चात आने वाले विदेशी यात्री। सिकंदर के पश्चात आने वाले, जिनमें सबसे पहले नाम आता है मेगास्थनीज। सबसे पहले नाम आता है मेगास्थनीज। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में आते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम, ये हैं सेल्यूकस निकेटर के राजदूत। ठीक है, दरबार में इन्होंने पुस्तक लिखी है, वो है इंडिका। कौन सी पुस्तक है? इंडिका पुस्तक है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि इंडिका पुस्तक मूल रूप में फिलहाल नहीं है। कई इतिहासकारों ने इंडिका को कई बार कोट भी किया है। ठीक है, तो मेगास्थनीज के बारे में हम ये जान लेते हैं। तो ये है सेल्यूकस निकेटर के राजदूत हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में, उस समय के सामाजिक ढांचे के बारे में इन्होंने अपनी पुस्तक में वृत्तांत लिखे हैं। ठीक है, दूसरे हैं डायमेकस। डायमेकस कौन है? तो यह सीरिया के सम्राट एंटियोकस के राजदूत। ये कौन है? सीरिया के सम्राट एंटियोकस के राजदूत। ठीक है, अब किसके दरबार में आते हैं? तो ये आते हैं बिंदुसार के दरबार में। किसके में? बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, सम्राट अशोक के पिता थे। ठीक है, तो सीरिया के सम्राट एंटियोकस के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में आते हैं और बिंदुसार इनसे ड्राई फ्रूट, मदिरा मंगवाने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तीसरे हैं डायनोसियस। ये है मिस्र के सम्राट फिलेडेल्फस के राजदूत। ठीक है, किसके दरबार में है? तो ये है सम्राट अशोक के दरबार में। ठीक है, तो सिकंदर के पश्चात आने वाले लेखक कौन से हैं? तो मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। दूसरी है डायमेकस, जो कि सीरिया के सम्राट एंटियोकस के राजदूत थे, जो बिंदुसार के दरबार में आए थे। तीसरे हैं डायनोसियस, यह है मिस्र के सम्राट फिलेडेल्फस के राजदूत, जो कि सम्राट अशोक के शासनकाल में आए थे, सम्राट अशोक के दरबार में आए थे। ठीक है, तो यह हो गए सिकंदर के पश्चात आने वाले। इनके अलावा भी है, एक है प्लिनी, जिनकी पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री। टोलमी, जिनकी पुस्तक है जियोग्राफी। ठीक है, तो ये है भारत में आने वाले यूनानी यात्री जिन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम चीनी यात्रियों के बारे में। तो सबसे पहले चीन यात्री आते हैं फायान,
जो कि गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के शासनकाल में आते हैं, जो कि भारत में 14 साल भ्रमण किया, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी फो को की। ठीक है, फो को की, तो ये कौन है? फायन। तो इन्होंने बुद्धिज्म को केंद्र मानकर अपना यात्रा वृत्तांत लिखा। यहाँ के सामाजिक ढांचे के बारे में लिखा। अब पढ़ेंगे हम चीनी यात्री। चीनी यात्रियों में सबसे पहले आते हैं फायन। ठीक है, तो फायन आते हैं गुप्त वंश के सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के शासनकाल में। कब आते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, इनके शासनकाल में आते हैं। और इनकी पुस्तक कौन सी है? पुस्तक है फो को की। ठीक है, पुस्तक कौन सी है? तो पुस्तक है इनकी फो को की। इन्होंने 14 वर्ष भारत में यात्रा की, लगभग 399 से लेकर 414 तक। ठीक है, तो कब रहते हैं? 399 ईस्वी से लेकर 414 तक रहते हैं फायन। दूसरे हैं सुंगयन। सुंगयन को परीक्षा के लिहाज से ज्यादा प्रमुखता नहीं दी गई है। इनके बाद जो आते हैं वो हैं हेनसांग। ठीक है, तो हेनसांग के बारे में कहा जाता है कि इन्हें तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। अगर प्रश्न आता है कि हेनसांग को यानी कि किस चीनी यात्री को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, तो उत्तर है हेनसांग। अब किसके शासनकाल में आते हैं? तो ये आते हैं हर्षवर्धन के शासनकाल में आते हैं। देख लेते हैं एक बार। तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किन्हें कहा जाता है? तो हेनसांग को कहा जाता है। पुस्तक है कि सी यू की पुस्तक। किसके शासनकाल में आते हैं? तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आते हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी बौद्ध धर्म को केंद्र मानकर अपना यात्रा वृत्तांत लिखा। जिस समय हेनसांग भारत में आते हैं तो उस समय चीन में जिन राजवंश की सत्ता थी। अगर प्रश्न आता है तो कहते हैं कि उस समय चीन में कौन था? जिन राजवंश। ठीक है, अगर प्रश्न आता है तो ये भी लिख लेते हैं हम। तो वृत्तांत कौन किस नाम से है? तो वृत्तांत है बौद्ध राज्यों के अभिलेख। ठीक है, अगला आता है वो है इत्सिंग। अगला कौन सा है? इत्सिंग, जो कि आए 7वीं शताब्दी में आए। कब आए? 7वीं शताब्दी में भारत आए। या तो परीक्षा में इनका क्रम पूछ लिया जाता है, या फिर दोनों चीनी यात्रियों के बारे में प्रश्न आता है तो वो है फायन के बारे में और हेनसांग के बारे में। जो फायन आते हैं तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आते हैं। पुस्तक इनकी है फो को की। ठीक है, जो जिन्होंने 14 वर्ष तक भारत में भ्रमण किया। दूसरे प्रमुख हैं हेनसांग, जो कि आते हैं हर्षवर्धन के काल में, जिन्हें तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, और इनकी पुस्तक है सी यू की। ठीक है, इनके मित्र हेली ने इनकी जीवनी लिखी है और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है। ठीक है, तो यही प्रश्न आ जाते हैं घूम फिर के
हालांकि इनके अलावा भी चीनी यात्री हैं मातवाली, लेकिन परीक्षा के लिहाज से ज्यादा उपयोगी नहीं है। तो अब पढ़ेंगे हम अरबी यात्रियों के बारे में, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम अरबी और फारसी यात्रियों के बारे में। सबसे पहले नाम आता है सुलेमान का, ठीक है। तो सुलेमान कब आते हैं? तो सुलेमान आते हैं 9वीं शताब्दी में। कब आते हैं? तो सुलेमान आते हैं 9वीं शताब्दी, ठीक है। इनकी पुस्तक है सिलसिला उत तवारीख। कौन सी पुस्तक है? कि सिलसिला उत तवारीख। पुस्तक कौन सी है इनकी? सिलसिला उत तवारीख, जिसमें इन्होंने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में वर्णन किया है। तो किसमें किया है? कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में लिखा है, ठीक है। तो हालांकि त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है। तो कन्नौज है केंद्र में, ठीक है। तो हम जैसे मान लेते हैं, तो यह है भारत, तो कन्नौज है केंद्र में, ठीक है। तो कन्नौज पर आक्रमण करते हैं। तो इधर है गुर्जर प्रत्याहार वंश, ठीक है। इधर है गुर्जर प्रत्याहार वंश, इधर है बंगाल में पाल वंश, और इधर है दक्षिण में राष्ट्रकूट। काफी सालों तक इनका कन्नौज को लेकर संघर्ष चलता रहता है। कभी गुर्जर प्रत्याहार वंश का राजा और अधिकार कर लेता है कन्नौज पर, तो कभी पाल वंश का शासक उस गुर्जर प्रत्याहार वंश के शासक को हराकर अधिकार कर लेता है कन्नौज पर। कभी राष्ट्रकूट का शासक फिर दोबारा पाल वंश के शासक पर आक्रमण करके अधिकार कर लेता है कन्नौज पर, फिर दोबारा फिर ये लौट आता है, फिर दोबारा, यानी कि ये क्रम चलता ही रहता है काफी सालों तक। तो इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में, ठीक है। तो सुलेमान ने इस कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष को लेकर अपनी पुस्तक सिलसिला उत तवारीख में लिखा है, ठीक है। तो ये है 9वीं शताब्दी के लेखक। दूसरे हैं अल मसूदी। कहां के हैं? तो अल मसूदी हैं बगदाद के। इनकी पुस्तक है मेहरुल जहान, ठीक है। इनकी पुस्तक कौन सी है? मेहरुल जहान, जिसमें इन्होंने गुर्जर प्रत्याहार वंश के शासकों के बारे में और राष्ट्रकूट वंश के शासकों के बारे में अपनी पुस्तक मेहरुल जहान में वर्णन किया है, ठीक है। तो तीसरे हैं अल बरूनी। तीसरे कौन से हैं? अल बरूनी, यानी कि ये मध्यकालीन भारत के सबसे प्रमुख इतिहासकार माने जाते हैं। अल बरूनी कहां के थे? तो अल बरूनी थे ख्वारिज्म के। महमूद गजनवी ने ख्वारिज्म पर आक्रमण करके इन्हें बंदी बना लिया और अपने ही दरबार में राजकवि की नौकरी दे दी, ठीक है। तो यानी कह सकते हैं महमूद गजनवी के ये राजकवि थे, गजनवी के समकालीन हैं। और कहां के रहने वाले हैं? कहां के रहने वाले थे? ख्वारिज्म के, ठीक है। जब महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण हुआ, यानी कि सोमनाथ पर, मथुरा पर, अलीगढ़ पर, मुल्तान पर, तो उन आक्रमणों के दौरान गजनवी के साथ में थे अल बरूनी। इनकी दो महत्वपूर्ण पुस्तक है इतिहास की, तो वो है तहकीक ए हिंद और दूसरी है किताबुल हिंद, ठीक है।
तो इनकी दो पुस्तक हैं। मुख्यतः पुस्तक तो इन्होंने काफी लगभग 150 के आसपास लिखी थी, जिनमें इन्होंने दर्शन शास्त्र पर लिखी, खगोल शास्त्र पर लिखी, विज्ञान पर लिखी, गणित में लिखी, यानी कि कई भाषाओं के ज्ञाता थे। अरबी, फारसी, संस्कृत आदि कई भाषाओं के ज्ञाता थे अली बरूनी, ठीक है। और उन्होंने लगभग 150 के आसपास पुस्तकें लिखी, जिसमें भारत की राजनीतिक दशा, सामाजिक दशा पर सबसे ज्यादा वर्णन किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।